हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसी है कॉन्सेप्ट टू आर्मी? मैं सुमित एक बार फिर से आ गया हूँ अपना चैनल लेकर के। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होगे, अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे होगे, कॉलेज जा रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होगे। मैं सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। हमने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ये चैनल को स्टार्ट किया था और आपको चैनल पर सपोर्ट बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने लास्ट क्लास में जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स का वीडियो कंप्लीट किया था। अब मैं अपना नया लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसको आप लोग बोलते हैं या जिसको हम लोग बोलेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि हु एम आई। तो आई एम सुमित प्रताप सिंह, हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 मंथ्स, और मैं लेकर के आ गया हूं आप सबके लिए एक छोटा जैसा चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा स्टूडेंट जो कि फार्मा पढ़ना चाहता है या फिर उसको फार्मा से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज गोना केटर एवरी सिंगल प्रॉब्लम। आपको थ्रू आउट क्लास कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप लाइव चैट में लिख दो या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। मैं सेपरेट Q&A सीरीज सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही बनाने वाला हूं और उसके बाद जो है जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस को केटर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल का लोगो मत भूलना, ये है चैनल का लोगो, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी Mr_Somansi_2003। अच्छा, अगर हम लोग बात कर ले कि आपको इंस्टाग्राम आईडी से क्या करना है, तो क्लास के दौरान आप जो है अपने नोट्स के फोटोज या लेक्चर के स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को मेंशन करो एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल गिव यू द मेंशन बैक। एज फार एज आई हैव प्रॉमिस कि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं जो है टेलीग्राम चैनल को ऑन कर दूंगा। वो प्रॉमिस मेरा आज भी है कि आप 1000 सब्सक्राइबर लेकर के आओ चैनल पे और हम जो है टेलीग्राम चैनल को ऑन एयर कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो सब लोग अपने पेन पेपर कॉपीज निकाल लो और सब लोग अपनी अपनी हेडिंग डालो कॉपीज में। ब्लड। ब्लड, व्हाट द ब्लड इज। तो बच्चों ब्लड क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें कि इसके फॉर्मेशन की, तो लिख लो यहां पे, प्रोसेस ऑफ, गलत हो गया ना मुझसे, गलतियां मुझसे होती रहती हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। और ये हीमोपोइसिस कहां पे होती है? ये हीमोपोइसिस होती है आपकी रेड बोन मैरो में। कहां होती है बच्चा? ये होती है आपके रेड बोन मैरो में। ठीक है, ये W है। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है रेड बोन मैरो में। अच्छा, अगर हम लोग आते हैं आगे बात कर लेते हैं कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है आपका प्लाज्मा, दूसरे होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा आपका 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके 45% होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉस प्लाज्मा के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अलग अलग कौन से होते हैं। आ जाओ, फ्लो चार्ट से समझाऊंगा और आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये रहा। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो पहला पार्ट है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, जो कि कितना है? 55%। और दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये कितना है हमारा?
ये है हमारा 45%, 45%। अब अगर हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं ना बच्चा लोग, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन कैटेगरीज और आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन कैटेगरीज और आती है। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है आपकी आरबीसी, फिर आती है डब्ल्यूबीसी, और फिर आते हैं प्लेटलेट, फिर आते हैं प्लेटलेट्स। अगर हम लोग बात कर लेना आरबीसी की, तो आरबीसी को हम लोग अरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। वही अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात कर ले, तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें, तो प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं सॉरी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं बोलते। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक बीमारी होती है जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ये प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये बेसिकली हो गया कि हमारे पास ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन 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 ऑफ प्लाज्मा कहां पर होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा कहां पर होता है बच्चों? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। कौन सी? लिवर में होता है। किसमें होता है बच्चों लोग? ये होता है लिवर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जी प्लाज्मा में होता क्या क्या है। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले होता है आपका लैक्टिक एसिड, फिर होता है अमाइनो एसिड, फिर होते हैं न्यूट्रिएंट, फिर होते हैं न्यूट्रिएंट, फिर होती हैं गैसेस, फिर होती हैं गैसेस, साथ ही साथ होता है पानी, और पानी के साथ ही होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं बच्चों? साथ ही साथ होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आई होप सो आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे और सेपरेट एक एक कंपोनेंट उठाते जाएंगे और उसको पढ़ते चले जाएंगे। इसको आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, और 2 मिनट का टाइम देने के साथ साथ ही मेरे को इसमें कुछ चीजें और ऐड करवानी थी, वो मैं आपको ऐड करवा देता हूं। बेसिकली क्या था, ब्लड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपका 45% था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का डिवीजन देखा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में बताया। फिर हमने बताया कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और जान लेंगे कि बॉस डब्ल्यूबीसी को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं। तो ये जान लो कि सबसे पहले ये होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलो क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और ये होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं? तो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं जिस टाइप के डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ये छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हो, जिनको आप लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हो। ठीक है, GRA, एक मिनट, इसको हम लोग थिकनेस थोड़ी सी और कम कर लेते हैं। ठीक है, इनको आप लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हो। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ओके। ग्रेन्यूल्स, आई होप सो आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं जिन टाइप के डब्ल्यूबीसी में, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जहां पर एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा, आप इसी का डिवीजन करेंगे ना, तो ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं इओजिनोफिल्स, इओजिनोफिल्स। दूसरे होते हैं बेजोफिल, दूसरे होते हैं बच्चों बेजोफिल। और तीसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स, तीसरे होते हैं बच्चों न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट की बात कर ले तो ग्रेन्युलोसाइट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट और
मोनोसाइट। क्या होते हैं बच्चों? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो हम लिख लेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो अब ये बेसिकली आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट है। इसको आप लोग बना लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलो, अब आगे चलते हैं और आगे चलो, और अब आप मेरे साथ हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग डालना है आपको? हेडिंग डालो मेरे साथ, प्लाज्मा। क्या हेडिंग डालना है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ओके ओके। प्लाज्मा की बात कर लें अगर हम लोग, तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कहां पर बनता है? प्लाज्मा बनता है लिवर में। कहां बनता है बच्चों? प्लाज्मा बनता है आपका लिवर में। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 92 होता है वाटर। क्या होता है बच्चों? 92% होता है आपका वाटर। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, 6 से 7% होता है आपके सॉल्यूट्स। क्या होते हैं बच्चों? 6 से 7% होते हैं आपके सॉल्यूट्स। और ये सॉल्यूट्स क्या होते हैं? बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और दूसरा अगला कौन सा है? फेब्रिनोजेन। फेब्रिनोजेन। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फेब्रिनोजेन होता है। अब अगर हम लोग गैसेस की बात कर लें, तो प्लाज्मा में हमको 2 टाइप की गैसेस देखने को मिलती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखने को मिलती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये बेसिकली हो गई गैसेस की बात। गैसेस के बाद अगर हम आगे आते हैं, तो आगे आते हैं कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। बच्चा लोग तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, बताओ मेरे को कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट की बात कर लें, तो बेसिकली यहाँ पे हमें मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है बच्चा पाड़ी? बच्चा पाड़ी यहाँ पर मिलता है हमको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड और प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक, हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड प्लस लैक्टिक एसिड। फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चा? इस फिर हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या मिलता है? ये इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से मिलते हैं? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया एकदम से? ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर ओके ओके, ये कुछ तो हो गया क्लास में। आप 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए रुको, मैं आ रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो।
वापस आओ, थोड़ा छोटा सा ग्लिच था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा ग्लिच था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे बहुत सारे आयंस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बहुत सारे टाइप के आयंस होते हैं। अब आप समझोगे कि पूछोगे सर आयंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आप सुबह जैसे कि मान लो जिम जा रहे हो या दौड़ने जा रहे हो, तो जब जिम जाओगे दौड़ने जाओगे तो फिर आप थक जाओगे, पसीना आएगा, बॉडी ने क्या किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद क्या होता है ना, वहां पर आपके इलेक्ट्रोलाइट पसीने के थ्रू, है ना, और काफी सारी चीजों के थ्रू जो है इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, तो फिर आप थक जाते हो। लेकिन जैसे ही फिर आप आते हो और आप ओआरएस पीते हो, ग्लूकोन डी पीते हो, या फिर आप पीते हो चीनी नमक पानी का घोल, तो आपको क्या होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है बच्चों? मिलती है कि नहीं मिलती है? तो वो इंस्टेंट एनर्जी क्या होती है? वो इंस्टेंट एनर्जी बेसिकली होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से आपको एनर्जेटिक फील होता है। क्या फील होता है बच्चों? जिससे आपको एनर्जेटिक फील होता है। अब एनर्जी की बात कर ले हम लोग, एनर्जी तो हो गया यहाँ पे। अब आखिरी चीज की बात कर ले तो यहाँ पर होता है कि कौन से वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वेस्ट मटेरियल की बात करें, अगर हम लोग वेस्ट मटेरियल की बात करें बच्चों, तो वेस्ट मटेरियल हमारे पास होते हैं यूरिक एसिड और यूरिया। क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास होता है यूरिक एसिड और यूरिया। तो फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको लिख लेंगे यूरिया प्लस यूरिक एसिड। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें कि यूरिया कहां पर प्रिपेयर होता है, यूरिया कहां प्रिपेयर होता है, तो यूरिया प्रिपेयर होता है आपका लिवर में ही, लेकिन इसका एलिमिनेशन होता है यहां पर लिवर में, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और एलिमिनेशन कहां से होगा, एलिमिनेशन कहां से होगा, यूरिया एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करता है किससे, कहां से एलिमिनेट करता है, किडनी की मदद से एलिमिनेट करेगा। किससे करेगा बच्चों? किडनी की मदद से एलिमिनेट करेगा। यार तुम लोग बहुत चिल्लवाते हो यार, पानी पीना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, लिखो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, नोट्स बनाते रहो बच्चों। क्लास में आप नोट्स बना रहे हो, लाइव चैट कर रहे हो, पूरी लेक्चर देख रहे हो, एंड आई एम मेकिंग यू श्योर कि एग्जामिनेशन से पहले या एग्जाम से पहले आपका हर एक टॉपिक क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके ओके ओके, डन 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 डन। ओके, तो ये बेसिकली था प्लाज्मा का ओवरव्यू। अब हम जो लोग जो है चलेंगे, अपना नेक्स्ट स्लाइड खोल लेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड खोलने के बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। किसकी हेडिंग डालेंगे बच्चों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले मैंने बताया था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहां पर बनते हैं, बोन मैरो में। अच्छा, बोन मैरो से मेरे को याद आया कि एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे क्लास में। किसमें? क्लास में हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ये और ये। ठीक, जब मैं बता रहा था कि ये रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो बॉस ये रेड बोन मैरो होती कहां पे है? ये रेड बोन मैरो होती है आपके एपीफाइजियल एंड में, एपीफाइजियल एंड ऑफ बोन। अब एपीफाइजियल एंड क्या होता है मैं बताता हूं बच्चों। ये देखो, जैसे कि मान लो ये आपके हाथ की हड्डी है, या ये आपके हड्डियां हैं, ठीक है, तो ये हड्डियों का ये वाला पोर्शन जो होगा और ये वाले पोर्शन, यहाँ पे आपके रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगी। अब मैंने हाथ का बोला, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जो आपकी हाथ, तो मैंने ऐसी गलती से बोल दिया, लोअर लिम्ब की बात करें तो फीमर जो होती है, फीमर पैर की जो हड्डी होती है फीमर, वहां पर, वहां के इस एंड में आपको प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस एंड में आपके रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वही चीज थी कि यहां पर बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। अब जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो रहा है तो फिर यहीं पर बोन मैरो फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं बनेंगे, तो बनेंगे, तो फिर इसीलिए हमने लिख दिया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में।
चाहे आप बोन मैरो लिखो चाहे आप रेड बोन मैरो लिखो, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, चाहे आप बोन मैरो लिखो चाहे आप रेड बोन मैरो लिखो, बात एक ही पड़ती है। अच्छा, अब इसमें हमने बेसिकली बताया था, क्या क्या बताया था? आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और बताया था हमने प्लेटलेट। प्लेटलेट। अब हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बताया था, एक एक करके उठाते जाएंगे, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो फिर हेडिंग डालो बच्चा लोग, आर बी सी। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसको हम लोग अरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अच्छा, अब आरबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या होती है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है आपका अरिथ्रोपोएसिस। क्या होता है बच्चों? अरिथ्रोपोएसिस। सबसे पहले एक बात समझ लो कि साइंस अगर पढ़नी है या बायोलॉजी पढ़नी है या फिर जो मेडिकल वाले बच्चे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो सबसे पहले मेरी बात समझो, आप टर्मिनोलॉजी को रिलेट करो। टर्मिनोलॉजी को रिलेट करोगे तो फिर क्या होता है, जैसे कि पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जो वर्ड पोएसिस है उसका सिंपली मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, उसका सिंपली मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि लिख लेते हैं यहां पे द प्रोसेस। एक तो मेरी स्पेलिंग्स भी ना बहुत मिस्टेक्स होती हैं। एक मिनट है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ formation of RBC is called as the process of formation of RBC is called as क्या होता है बच्चों? इसको आप लोग बोलते हो अरिथ्रोपोएसिस। अरिथ्रोपोएसिस। अभी यहां पर टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आरबीसी का टॉपिक शुरू हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग ने इतना पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और। इसकी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं या कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर अमाउंट की बात करें तो ये क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 5 to 5.5 मिलियन। 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी होती है। अब 5 से 5.5 मिलियन को अगर आप इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो ये आता है 50 to 55 लाख। 50 to 55 लाख पर mm³। ठीक है, लाइफ स्पैन की बात करोगे अगर आरबीसी के, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों तक आपकी बॉडी में आरबीसी जो है ना 120 दिन तक जिंदा रहेंगे और फिर जो है डेड कर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर इसकी बात कर लेते हैं ना शेप की, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आरबीसी का शेप होता है बच्चा, कैसा शेप होता है बच्चा? आरबीसी का शेप होता है बाय कॉनकेव। कैसा शेप होता है बच्चा? बाय कॉनकेव और सर्कुलर। बाय कॉनकेव और सर्कुलर सर्कुलर शेप का होता है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें स्पेशल केस की बात कर लें, ठीक है, इसके स्पेशल केस की बात कर लें, तो स्पेशल केस में दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन होती है। जब सेल इमेच्योर होगा, जब सेल इमेच्योर होगा तब न्यूक्लियस, तब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस तब प्रेजेंट होगा। लेकिन वहीं पर जब सेल मैच्योर कर जाएगा, वहीं पर जब सेल मैच्योर कर जाएगा तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा।
समझ में आ गई बच्चों कि जब सेल इमेच्योर है तब फिर क्या है, वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जब सेल मैच्योर हो गया तो फिर न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैच्योर सेल में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को जगह तब मिलेगी जब ये न्यूक्लियस अपनी जगह छोड़ेगा। समझो मेरी बात को, एक जगह एक क्लास में 5 बच्चे ही रह सकते हैं, ठीक। अब 5 बच्चों की जगह हमने बोल दिया कि हमें वहां 5 लड़कियां चाहिए, तो 5 लड़कियां तभी तो आएंगी जब उस कमरे से वो 5 लड़के निकलेंगे, क्योंकि भाई कमरे में जगह ही 5 लोगों की है। तो बेसिकली अगर हम लोग हीमोग्लोबिन को लड़की मान ले और न्यूक्लियस को लड़के मान ले, तो फिर जब सेल इमेच्योर रहती है वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और फिर जब सेल मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस वहां पर एब्सेंट हो जाता है। अच्छा, हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आरबीसी में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, नो गोल्जी apparatus, नो गोल्जी apparatus, साथ ही साथ नो आर ई आर, नो रफ एंडोप्लाज्मिक, नो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, नो नो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ओके, आई होप सो आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये तो बेसिकली इतनी बात हो गई। अच्छा, ये डिस्ट्रॉय कहां पर करती हैं बच्चों, ये बेसिकली सेल्स जो होती हैं ये डिस्ट्रॉय कहां पर करती हैं, ये डिस्ट्रॉय करती हैं जहां पर, कहां पर करती हैं ये डिस्ट्रॉय, लिख लो यहां पर, आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन, कहां पर, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। कहां पर होती हैं, स्प्लीन, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, जिसको आप लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है बच्चा, इसको आप लोग पूरा लिख लो और उसके बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, लाइव चैट में भी लिखो, नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा लिखो, ठीक है। ओके चलो, अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डाल लो सब लोग, WBC या फिर ल्यूकोसाइट, WBC या फिर ल्यूकोसाइट। WBC बेसिकली क्या होता है, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट, ठीक है। अच्छा, वही ल्यूकोसाइट की बात करें अगर हम लोग, तो बेसिकली ये काम क्या करते हैं, इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। किनका काम होता है, प्रोवाइडिंग डिफेंस मैकेनिज्म का। ये बेसिकली आपको किसी भी बॉडी को किसी भी टाइप के अटैक से या बॉडी को हार्म करने वाली किसी भी चीज से बचाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, WBC आपको हार्म करने वाली किसी भी चीज से बचाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। डिफेंस की तरह, जैसे मान लो इंडिया का डिफेंस सिस्टम क्या है, हमारी डिफेंस फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री सर्विस, इंडियन एयरफोर्स सर्विस और इंडियन नेवल सर्विसेज। तो हमारी इंडिया हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कौन संभालता है, WBC संभालते हैं। बेसिकली ये आर्मी होती है एक तरीके की, जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब हम लोग आगे चलेंगे, शेप की बात कर लेते हैं। शेप, ओ एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, शेप की बात कर लेते हैं। तो शेप कौन सा होता है बच्चों, शेप होता है अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप होता है किसका, WBC का, WBC का अमीबॉइड शेप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और ये बेसिकली किस टाइप का मूवमेंट को शो करते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं मूवमेंट डायपेडेसिस। क्या होता है बच्चों, डायापेडेसिस, डायापेडेसिस। अब आप लोग पूछोगे सर कि डायापेडेसिस क्या होता है, तो बच्चों मैं बताता हूं। समझो बेसिकली ये आपकी सेल है, ठीक, ये आपकी दूसरी सेल है, ठीक। यहां पर कहीं जो है अमीबॉइड से, अमीबॉइड शेप का डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर आया बैक्टीरिया, यहां पर आया बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो है बाहर जाएगा, बाहर जाकर के इससे फाइट करेगा और फाइट करके इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू टिश्यूज, बॉस ये आपके ब्लड कैपिलरीज थे, ठीक है, सेल्स बोला मैंने, ये आपके ब्लड कैपिलरी थे, ठीक है। जब ब्लड कैपिलरी थे तो फिर क्या हुआ कि ये डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो ब्लड कैपिलरी से बाहर आया टिश्यूज में, और टिश्यूज में आने के बाद क्या कर दिया, जो है आपके फॉरेन मटेरियल को खत्म कर दिया, ठीक है। तो वही चीज प्रोसेस होती है कि डायपेडिसिस इज स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC, squeezing out of WBC, in squeezing out of WBC from blood capillary, from blood capillary into, from blood capillary into tissues। किसमें होता है बच्चों, into टिश्यूज में। तो उसको बेसिकली बोलते हैं आपका डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, डायापेडेसिस। अच्छा, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो बेसिकली हमने मोटी मोटी बात कर ली आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लाज्मा की। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली एक चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि चार्ट बनाने के बाद ही हम लोग एक्चुअली में समझ पाएंगे कि किसका क्या रोल होता है, किसका कैसा शेप होता है। तो मेरे साथ चार्ट बनाना शुरू करो बच्चों। यहां पर लिखो टाइप, ठीक, ये लाइन खींच लो, शेप, लिख लिया, लिखते चलो मेरे साथ। सबसे पहले लिख लिया टाइप, फिर लिख लिया शेप। क्या कट रहा है क्या बच्चों, कट रहा है क्या थोड़ा बहुत? अच्छा ठीक है, मैं ध्यान दूंगा थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा स्टूडियो की सेटिंग थोड़ी सी चल रही है। आई होप सो आप दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो आप दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ आप दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। सो टाइप की बात कर ली हमने, शेप की बात कर ली। शेप के बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी की बात की थी। जब डब्ल्यूबीसी की बात की थी तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने दो बताए थे, एक ग्रेन्युलोसाइड बताया था, एक ग्रेन्युलोसाइड बताया था। ग्रेन्युलोसाइड में हमने तीन बताए थे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो फिर क्या होता है कि आपके ग्रेन्युलोसाइड के इओसिनोफिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, इओसिनोफिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इओसिनोफिल्स की बात कर लेते हैं हम। थोड़ा सा हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक एक जैसा कलर ही हो रहा है। ओफो, आप लोग बहुत ज्यादा चिल्लवाते हो मेरे को। इओसिनोफिल्स की हम लोग बात करेंगे, इओसिनोफिल्स की बात करेंगे। तो इओसिनोफिल्स कैसे होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं बाय लोब्ड। इओसिनोफिल्स कैसे होते हैं, बाय लोब्ड। अब हम लोग बता लेते हैं, देखो जैसे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इओसिनोफिल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, ये इस तरीके से इओसिनोफिल्स प्रेजेंट होंगे बाय लोब्ड न्यूक्लियस, बाय
लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अब हम लोग अमाउंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, 1 to 2% ऑफ टोटल WBC। मतलब पूरे WBC में ये 1 से 2% ही पाए जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों, 1 से 2% ही ये पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसकी बात कर ले तो बेसिकली इयोसिनोफिल्स का काम कहां पर होता है, इयोसिनोफिल्स का काम होता है यूज्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासिटिक रिएक्शन में आपके इयोसिनोफिल्स का यूज होगा। और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, इयोसिनोफिल्स है तो एसिड की बात कर रहा है, एसिड की बात कर रहा है तो फिर यहां पर क्या होगा कि ये एसिडिक डाई से स्टेन्ड हो जाएंगे। तो वही लिखने हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, गेट्स स्टेन्ड, सस्टेन्ड लिख रहा हूं मैं, सॉरी, गेट्स स्टेन्ड बाय, गेट्स स्टेन्ड बाय, गेट्स स्टेन्ड बाय एसिडिक डाइज। किससे स्टेन हो जाता है, एसिडिक डाइज से स्टेन हो जाएगा। ठीक है, इयोसिनोफिल्स की बात कर रहे हैं कि एसिडिक डाइज से स्टेन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइड की। तो बेसिकली अगर हम लोग नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइड की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, अब बेसिकली ना अगर हम लोग बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बॉस, देखो ग्रेन्युलोसाइट है और ये बाइलोब्ड था, इयोसिनोफिल्स हमारा बाइलोब्ड था, तो बेसोफिल्स कैसा होगा हमारा, ट्राइलोब्ड। कैसा होगा बच्चों, बेसोफिल होगा हमारा ट्राइलोब्ड, मतलब इनके न्यूक्लियस में 3 लोब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ट्राइलोब। अब आप बोलोगे सर ग्रेन्यूल्स, तो बच्चों ग्रेन्यूल्स की दिक्कत क्या है यार, लाओ बना लेते हैं, लाओ बना लेते हैं। तो ग्रेन्यूल्स भी बना लिए हमने, लो बना लिए, बना लिए कि नहीं बना लिए बच्चों, यहाँ पे भी बना लिए, यहाँ पे भी बना लिए, थोड़े बहुत यहाँ पर भी बना लिए। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइड है तो लगना चाहिए बॉस, घर की खेती है यार। ठीक है, अच्छा ग्रेन्युलोसाइड है तो यहाँ पे लिख ले ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। अब ट्राइलोब्ड है इसका मतलब क्या है, 3 लोब प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है बच्चों, 3 लोब प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, 3 लोब प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको आप लोग साथ में बनाते हुए चलना। ठीक है, आई होप तो बनाते हुए चलोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसोफिल्स के अमाउंट की। तो ये पूरे आरबीसी में 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इयोसिनोफिल्स था तो एसिडिक डाई से स्टेन हो गया, बेसोफिल है तो बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा। किससे स्टेन हो जाएगा, बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा। ठीक है, गेट्स स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। किससे स्टेन हो जाएगा बच्चा, बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक डाई से स्टेन हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं ना, ये करते हैं, ये कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन, कॉजेस इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। मैं बताता हूं कि हार्मोन रिलीज होते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। क्या होते हैं बच्चों, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, और हेपेरिन। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, बोर्ड खत्म हो गया है बट कंटेंट खत्म नहीं हुआ, लिखते रहो, लाइव चैट चलाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोस की
लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, साथ ही साथ यहाँ आई बटन पे भी मैं क्लिक कर दूंगा, लगा दूंगा कार्ड्स में। आप आई बटन से जाके प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो, पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। अच्छा, इयोसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने न्यूट्रोफिल्स की। नेक्स्ट पेज को ओपन करेंगे और रुकेंगे नहीं, बनाते चलेंगे। देखो बच्चों, मैं तुमको एक बात बताऊं, किताबें हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन किताब से पढ़ोगे आपको बोरियत फील होगा। मैंने चार्टिकुलर पैटर्न में दे दिया, चार्टिफिकेशन कर दिया। अब चार्टिफिकेशन से आसान हो जाएगा चीजों को समझना आपके लिए, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब हम लोग आगे चलेंगे और यहीं पर हम लोग सेम चीज को रिपीट करेंगे। टाइप, शेप, अमाउंट, फीचर, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आसान, याद करने में आसानी होती है, रिकॉल करने में भी आसानी होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। किसकी बात करेंगे बच्चा, न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था इयोसिनोफिल्स बाइलोब्ड थे, बेसोफिल्स ट्राइलोब्ड थे, और न्यूट्रोफिल्स मल्टीलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, मल्टीलोब्ड होते हैं। बनाओ चलो मेरे साथ, ये अमीबॉइड शेप बना लिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीलोब न्यूक्लियस बना दिया, लोबॉस। और ग्रेन्युलोसाइट है तो हम लोग ग्रेन्यूल्स भी बना लेंगे, ग्रेन्यूल्स भी बना लेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो ये होते हैं मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। और अगर इसका अमाउंट आपको सुनना है तो बेसिकली ये मेरे से जानो आप कि ये 60 से 65% होते हैं, 60 to 65% ऑफ टोटल WBC, ठीक है, या टोटल ब्लड कह लो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला मैंने बता दिया था कि बहुत ये मल्टी लोब्ड होते हैं, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले मल्टी लोब्ड होते हैं। साथ ही साथ और क्या हमने जाना कि ये जो होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं पीएमएनएल्स। पीएमएनएल्स, पीएमएनएल्स क्या होते हैं बच्चों, पीएमएनएल का फुल फॉर्म है पॉली मॉर्फो, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या होते हैं, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। एल, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, ल्यूकोसाइट, ओके। तो बेसिकली मल्टीलोब्ड होते हैं और इनको हम लोग पीएमएनएल्स बोलते हैं। साथ ही साथ एक चीज का और भी ख्याल करना आप लोग कि भाई इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा था, बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन हो रहा था। न्यूट्रोफिल किससे स्टेन होगा, न्यूट्रोफिल स्टेन होगा बच्चों दोनों से। किससे, दोनों से। गेट स्टेन्ड बाय, गेट्स स्टेन्ड by both acidic and basic dyes, acidic and basic dyes, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट के बाद हम लोग मोनोसाइट की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट यहां से शुरू करेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट यहां से शुरू करेंगे, उसमें भी सबसे पहले हम लोग मोनोसाइट को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चा, मोनोसाइट को देखेंगे। अब मोनोसाइट को अगर देखने की बात करते हैं तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो इसका वैसा ही होता है, बट
यहाँ पर ये थोड़ा सा बीन शेप के होते हैं। किसके शेप के होते हैं? बीन शेप के होते हैं। ठीक है, बीन, बीन शेप। ठीक है, बीन शेप के होते हैं। टोटल कितना परसेंट होता है? 6 से 8% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं बच्चों? ये होते हैं टोटल 6 से 8%। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं फैगोसिटिक सेल, फैगोसिटिक सेल्स। ठीक, अब बेसिकली आप मेरी बात समझो कि फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, लेकिन यही फैगोसिटिक सेल्स अगर लिवर में प्रेजेंट हो, अगर लिवर में प्रेजेंट हो, तो इनको क्या बोलते हैं? कफर सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं कफर सेल्स। और वही अगर ये लंग्स में प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं? डस्ट सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? डस्ट सेल। साथ ही साथ अगर यही चीज आपके किडनी में प्रेजेंट हो तो किडनी में बोलते हैं मिसेंजियल सेल। अगर किडनी में आपके मोनोसाइट प्रेजेंट हैं तो वहां पर होता है मिसेंजियल सेल, मिसेंजियल सेल्स। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मोनोसाइट हो गया तो फिर अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और हम समझते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझते हैं? लिम्फोसाइट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के बारे में मैं बता दूं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो दो टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट, बी सेल और टी सेल। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, बी सेल और टी सेल। जिनको हम लोग कैसे बता, जिनको हम लोग अगर परसेंटेज की बात कर लें तो परसेंटेज होता है इनका 20 से 25%। कितने परसेंट होते हैं? 20 से 25% ऑफ टोटल WBC प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, अब अगर इनकी हम लोग फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। और मैच्योरेशन कहाँ होता है? मैच्योरेशन कहाँ होता है? मैच्योरेशन होता है थाइमस में। कहाँ होता है बच्चों? मैच्योरेशन होता है थाइमस में। तो बन रहा है बोन मैरो में और आके स्टोर हो रहा है या मैच्योर हो रहा है थाइमस में। अब आप लोग हेडिंग डाल लो प्लेटलेट्स। ये हो गया कंप्लीट आपका WBC। अब आप लोग हेडिंग डाल लो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट बाबू। अब बच्चा लोग मेरी बात समझो, प्लेटलेट्स को आप लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो जब थ्रोम्बोसाइट बोलते हो तो मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? थ्रोम्बस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली बनते कैसे हैं? ये बनते हैं बाय द फ्रैगमेंटेशन ऑफ, बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ। किस चीज का फ्रैगमेंटेशन होता है? अगर फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट का फ्रैगमेंटेशन होता है। मेगा कैरियोसाइट के फ्रैगमेंटेशन का मतलब यह है कि जब मेगा कैरियोसाइट जो सेल है हमारा, वो जब टूट जाएगा, जब वो सेल टूट जाएगा तो वो सेल टूट करके बनेगा आपके प्लेटलेट्स। समझे? क्या बनेगा? वही सेल टूट करके बनेगा आपके प्लेटलेट्स। अच्छा, अगर हम लोग इनकी बेसिकली बात कर लें क्वांटिटी की या अमाउंट की, तो ये कितने प्रेजेंट होते हैं? 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ कितने प्रेजेंट होते हैं? 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा mm और ये रहा क्यूब। ठीक है, अगर ये हम लोग अमाउंट की बात करते हैं तो 1.5 से 3.5 लाख प्रेजेंट होते हैं। और जब यही फ्रैगमेंट, अच्छा हम लोग जो है वापस आ गए, हम लोग फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा वापस आते हैं।
फ्रेगमेंटेशन, मैंने बताया मेगा कैरियोसाइट टूटेगा तो फ्रेगमेंटेशन के बाद बनेगा प्लेटलेट, और प्लेटलेट क्या कराएगा, प्लेटलेट कराएगा आपका क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग क्या होता है सर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब बाबू चोट लग जाती है ना, जब बाबू चोट लग जाती है, कहीं पर कट जाता है, फट जाता है, तो बेसिकली आपकी स्किन की लेयर खुल जाती है। अब क्या होती है ना, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है और यहाँ पर इसके ऊपर ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है। तो ब्रिज कैसे बनेगा, ब्रिज बनेगा बाय द प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स आकर के एक्वायर करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगी, एक्वायर करने के बाद इसी ब्रिज फॉर्मेशन को आप लोग बोलते हो, या जैसे खून फट गया, फटने के बाद वो कहते हैं ना पपड़ी जम जाती है ऊपर, तो जो पपड़ी जम जाती है वो बेसिकली प्लेटलेट्स ही होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपकी ब्लीडिंग को रोकते हैं, जिसको आप लोग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हो, या इसी को हम लोग ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। इसको आप लोग पूरा लिख लो। समझ में आया? बहुत चिल्लवाते हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा है चिल्लवाते हो आप लोग। ओके, अब जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं और हेडिंग डालते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, स्लैश कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली क्या होता है ना बच्चों, काफी सारी किताबों में बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है। मैं आपको 3 रिएक्शन बताऊंगा, मैं आपको 3 रिएक्शन बताऊंगा, और उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो होते हैं बेसिकली प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं, ठीक है, कैसे, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि कैसे क्लॉटिंग हो रही है, क्या रिएक्शन ऐसी चल रही है, क्या मैकेनिज्म ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता रहा हूं, 3 रिएक्शन बताऊंगा, 3 रिएक्शन याद करके चले जाना बच्चों। संजीवनी बूटी का काम करेगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, और अगर नहीं किया तो गोली मार देना मुझे, क्या कर देना, गोली मार देना मुझे, अगर उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आ जाओ। तो अगर हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा एक एंजाइम होता है, जो होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब वही प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बच्चा, ये होता है कैल्शियम की प्रेजेंस में, ठीक है। कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से बनाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये बना लिया। अब क्या होगा, यहां पर एक दूसरी रिएक्शन चलेगी, यहां पर एक दूसरी रिएक्शन चलेगी, जहां पर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, जो है कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट होगा बच्चा, थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस, और किसकी प्रेजेंस में, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से, ठीक है, या इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस से। तो यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन भी होगा, यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन भी होगा। अब फिर क्या होगा, यहां पर फेब्रिन जो इनसॉल्युबल था, फेब्रिन जो इनसॉल्युबल फॉर्म में था, जो सॉल्युबलाइज नहीं हो रहे थे, वो क्या करेंगे, कैल्शियम और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में क्या होगा, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये बेसिकली फिब्रिनोजेन बना लेंगे। सॉरी, फिब्रिनो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है यहां पे, ठीक है, यहां पर एक्चुअली में फेब्रिन आएगा, फेब्रिन आएगा और ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, फिब्रिनोजेन यहां पर होगा बच्चों, ठीक है, फिब्रिनोजेन यहां पर होगा, क्योंकि इनएक्टिव स्टेट में ओजन वाली कंपोजिशन होती है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया।
फिब्रिनोजेन, सॉरी बच्चों हो जाती है गलती, ठीक है। ओके, तो फिब्रिनोजेन इनसोल्यूबल था, थ्रोम्बिन की और कैल्शियम की प्रेजेंस में उसने बना लिया फिब्रिन सोल्यूबल। अब ये जो फिब्रिन सोल्यूबल है ना, यही आपकी ब्लड को क्लॉट कर देगा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? एक बार फिर से चलो समझते हैं कि क्या होता है बेसिकली। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से थ्रोम्बिन बनाता है, और फिब्रिनोजेन जो होता है हमारा, फिब्रिनोजेन जो होता है वो कैल्शियम और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन सॉल्युबल बनाता है। और यही फिब्रिन सॉल्युबल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किस चीज के लिए? यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड क्लॉट होने के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक पर चलते हैं। द एंड कहां पे हो गया बच्चों? इतनी जल्दी द एंड थोड़ी होगा। स्लाइड ऐड करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। स्लाइड ऐड करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। अब हम लोग पढ़ाई की बात कर लेते, बेसिकली क्लास की बात कर लेते हैं। तो हम लोग ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, समझ गए? तो अगर हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ये जो ब्लड ग्रुप वो टर्म है, ये किसने दिया था? गिवन बाय कार्ल लैंड स्टीनर, गिवन बाय कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने इस टर्म को दिया था। अब हम लोग ब्लड ग्रुप की बात कर लें, तो ब्लड ग्रुप में बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहली होती है एंटीजन, क्या होती है? पहली होती है आपकी एंटीजन, और दूसरी होती है एंटीबॉडी। दूसरी क्या होती है बच्चा? दूसरी होती है एंटीबॉडी, ठीक है। पहली होती है एंटीजन और दूसरी होती है एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब एंटीजन और एंटीबॉडी हो गई। अब ये जो है वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूं कि एंटीजन जो होता है ना, वो आरबीसी के सरफेस पे होता है, आरबीसी सरफेस पर प्रेजेंट होती है एंटीजन। और अगर आप लोग को बता दूं कि एंटीबॉडी कहां पर प्रेजेंट होती है, तो एंटीबॉडी जो होती है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। साथ ही साथ अगर हम लोग एंटीजन की बात कर ले बच्चा, तो एंटीजन जो है होता है हेरिडिटरी इन नेचर होता है, मतलब पेरेंट्स से मिलता है, हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है, हेरिडिटरी इन नेचर। बॉस एकदम एनर्जी लो हो जाता है शाम तक, आप लोग का क्लास लेते लेते एकदम एनर्जी लो हो जाता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, डटे रहेंगे और डटे रहेंगे। हम लोग थोड़ा सा स्लाइड और ऐड करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है, ठीक है। अब बेसिकली बात कर लेते हैं आप लोग, ठीक है, कि कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे, मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल बनाते चलो, ठीक है। ओके, ये बन गई, टेबल बन गई, 1 2 3 और 1 4, टेबल बन गई, ठीक है। टेबल टेबल खेल के ही हम लोग जो है आगे चलेंगे, ठीक। ओके, आरबीसी टाइप, ठीक, ब्लड ग्रुप, बीजी लिख रहा हूँ, ब्लड ग्रुप समझ लेना आप लोग, ठीक है। बीजी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एंटीजन लिख रहा हूँ और यहाँ पे एंटीबॉडी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी, ठीक है, क्या हो गया? ए बी, ए बी और ओ, ठीक। आरबीसी टाइप सेम होगा, ए बी, ए बी और ओ, ठीक, यही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा। यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंटीजन ए, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी में ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगा, बट ओ में क्या होगा? कोई एंटीजन
प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब जहां पर ए एंटीजन था तो एंटीबॉडी यहां पर बी होगी, ठीक है। जहां पर बी एंटीजन था वहां पर एंटीबॉडी ए होगी, और यहां जहां पर ए बी है वहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। और ओ वाले में या ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज दोनों के लिए होंगी, ए के लिए भी एंटीबॉडी होगी और बी के लिए भी एंटीबॉडी होगी। अब इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो हमारा ये जो होता है ना ओ ब्लड ग्रुप वाला, ये होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर हमने तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव में देखा था, तो अब मैं बताता हूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी क्या है। इसको पहले चार्ट को बना लो, ठीक है। कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी टाइप ए होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है आरबीसी टाइप बी होगा, एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी टाइप ए बी होगा, एंटीजन जो है ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी टाइप ओ होगा और एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों के लिए प्रेजेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे चल के आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर की बात करते हैं, मैं बताऊंगा पूरा आरएच फैक्टर होता क्या है। तो आरएच फैक्टर की बात करें तो ये बेसिकली इसको टेबल से समझना, ठीक है। टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिकली ब्लड ग्रुप लिखेंगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटीजन लिखेंगे और यहाँ पर एंटीबॉडी लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ चलते चलना और मेरे साथ समझते चलना, ठीक है। ए पॉजिटिव, बी बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ओके। ए बी पॉजिटिव, ओ और ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, समझ गए। लेकिन जहां पर ए पॉजिटिव है वहां पर होगा ए प्लस आर एच फैक्टर होगा। यहां पर क्या होगा, ए प्लस आर एच फैक्टर होगा, ठीक है। एंटीबॉडी यहां पर भी बी होगी, ठीक है। यहीं पर सेम, यहां पर भी एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। बी पॉजिटिव में बी प्लस आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो फिर आपका ब्लड बनेगा बी पॉजिटिव, यहां पे भी एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग एंटीजन ए बी की बात कर लेते तो यहाँ पर ए प्लस बी होगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहीं पे एंटीबॉडी ए बी प्लस की बात कर ले तो ए प्लस बी प्लस आर एच फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो अगर समझ में आ रहा है तो एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग एक चीज और समझते हैं कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो ए प्लस बी था, ए बी में, ए बी पॉजिटिव में ए प्लस बी प्लस आर एच फैक्टर था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। यहां में बेसिकली क्या होगा, आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अब ओ पॉजिटिव, ओ की बात कर ले, ओ पॉजिटिव की बात कर ले तो ओ में तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होगा। और ओ पॉजिटिव में क्या होगा, केवल आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, केवल आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एंटीबॉडी दोनों के लिए मिलेगी, ठीक है। ए के लिए भी मिलेगी और बी के लिए भी मिलेगी, ठीक है। आर एच फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग आर एच फैक्टर को हम लोगों ने सबसे पहले रीसस मंकी में देखा था, ठीक है, मंकीज में देखा गया था। और आर एच स्टैंड फॉर आर एच ई एस यू एस, रीसस, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन। अब हम लोग एक टॉपिक और भी आता है, हेडिंग डालो अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक की हेडिंग डालो, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, ठीक है, इन प्रेगनेंसी। समझ गए बच्चों? हेडिंग डालो, आर एच, दिख नहीं रहा है क्या? ओके,
पी बना दिया, मेरा पी थोड़ा सा टूट गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बोलते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? जब प्रेगनेंसी में इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, मतलब मदर इंडिविजुअल ने एक बच्चे को तो बर्थ दे दिया है, बट दूसरे बच्चे को बर्थ देते टाइम क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। पूरा मैकेनिज्म मैं बताने वाला हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर हम लोग समझेंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस का एक दूसरा नाम भी है, फेटालिस का दूसरा नाम भी है, फेटालिस। थोड़ा सा मैं इरेज करके ढंग से लिखूं यार। एरिथ्रोब्लास्टोसिस लिखा है, फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक डिसऑर्डर। हीमोलिटिक डिसऑर्डर। हीमोलिटिक डिसऑर्डर किस में हो रहा है? हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, ऑफ न्यू बॉर्न। अब हम लोग समझते हैं इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। मान लो एक पापा थे, एक मम्मी थी, ठीक। इन लोगों ने क्या किया? मेट किया, ठीक है। इन लोगों ने मेट किया, ठीक है। मेट किया मतलब इंटरकोर्स किया। इंटरकोर्स करने के बाद जो है एक फीटस बना, ठीक है। क्या बना? एक फीटस बना, ठीक है। फीटस मतलब डेवलपिंग बेबी। फीटस बना जो कि RH पॉजिटिव है, बट RH मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या हुआ कि भाई पापा जो थे वो RH पॉजिटिव थे, ठीक है। मतलब फीटस के जो फादर थे, जो मेल इंडिविजुअल था, उसका RH पॉजिटिव था। मदर इंडिविजुअल का जो ब्लड था वो RH नेगेटिव था। तो इस केस में क्या होता है ना बच्चों, 50% चांसेस होता है कि बेबी में कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा। तो RH पॉजिटिव जाने के 50% चांस थे, मान लो उसी 50% चांस में से इसने कंसीव कर लिया होता, तो फिर क्या होता? जो बेबी का या जो फीटस का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव हो गया होता। RH पॉजिटिव होने के बाद क्या होता है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जो है, प्लेसेंटा जो है प्रिवेंट कर लेता, ठीक है। प्लेसेंटा जो है यहां पर प्रिवेंट कर लेता, ठीक है, कि इसकी मिक्सिंग इससे ना हो, ठीक है। नो मिक्सिंग ऑफ fetal blood, no mixing of fetal blood in mother, सॉरी इन नहीं, विद होगा, विद मदर ब्लड, ठीक है। तो पहली प्रेगनेंसी में तो सब कुछ ठीक था कि बॉस जो प्लेसेंटा तैयार हुआ था प्लेसेंटा ने रोक लिया था, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा ना, पार्चुरेशन होगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, जब बेबी इजेक्ट कर रहा है तब फिर क्या होगा, ठीक है, ये मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सेस विथ ब्लड ऑफ मदर, मिक्सेस विथ ब्लड ऑफ मदर। मदर ब्लड से फीटल ब्लड जो होता है वो मिक्स कर जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी बच्चा, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी क्या हो जाता है, जो आपका RH है फीटस का, किसका? RH है फीटस का, वो RH पॉजिटिव अगर फिर से हो गया तो यहां पर बच्चों खतरे की घंटी है। यहां पर ये कंडीशन बेसिकली क्या हो गया, मिक्स हो गया यहां पे। तो फिर क्या होगा कि बॉडी ने इसको एज इसकी एंटीबॉडी बना ली होगी। जब एंटीबॉडी बना ली होगी तो दोबारा जब फीटस बनेगा वहां पे, तो वो क्या करा देगा? हीमोलिटिक अनीमिया करा देगा। क्या करा देगा बच्चों? वहां पर ये बेसिकली क्या होगा, RH जो RH पॉजिटिव है फीटस का, वो क्या एक्सपीरियंस करने लगेगा? हीमोलिसिस, हीमोलिसिस। और इसी हीमोलिसिस अनीमिया, हीमोलिसिस के प्रोसेस से क्या होगा? अनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, लॉस ऑफ ब्लड होने लगेगा या ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड होने
लगेगा। एंड दिस इज द एंटायर कंप्लीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड ह्यूमन ब्लड। ठीक है, क्या हो गया यहां पर बेसिकली हमारा ये वाला भी टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, नोट्स में रखता जा रहा हूं, जैसे ही आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे बच्चों लोग, वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हर सब्जेक्ट के। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग आगे चलते हैं, क्या क्लास को वाइंड अप करने का टाइम हो गया। ठीक है, भूलना नहीं बॉस, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा पूरी वीडियो अच्छे से। अगर नहीं समझ में आई रिवाइंड पर जाओ, रिवाइंड पर देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगले संडे को मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं एक बहुत ही अच्छी खबर, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के आ रहा हूं इस दिवाली। मैं आप सबको सब लोगों के लिए इस दिवाली एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के आ रहा हूं। आई होप सो आप सबको ये गिफ्ट अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज इस गिफ्ट को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत दीजिएगा। ठीक है, और हमारी इस छोटी सी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर फार्मा बच्चे तक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पहुंचे, उसको प्लीज मेक इट टू रियलिटी। ठीक है, दैट्स द ड्रीम विच हैव टू बिकम ट्रू, जो कि आप लोगों से होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी से होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के बच्चों से होगा। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहो, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर, जय हिंद। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।